हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास के नोट्स चाहिए हो, प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए हो, बुक्स चाहिए हो, सब कुछ वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ ऐप में फ्री में अवेलेबल है। तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और एंजॉय कीजिए फ्री स्टडी मटेरियल। आज हम बात करेंगे कि जो वेग होता है या गति होती है, उसके अंदर जो ग्राफीय प्रदर्शन होता है वो हम किस प्रकार से करते हैं। ग्राफ्स इन मोशन। तो देखिए, गति का ग्राफीय प्रदर्शन यानी कि गति को अगर ग्राफ के रूप में हमें प्रदर्शित करना हो तो हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है और कहां कहां किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ का प्रयोग किसी वस्तु की गति को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो हम उसको ग्राफ के माध्यम से भी समझा सकते हैं कि वह इस प्रकार से गतिशील है। अनेक प्रकार के घटनाओं के विषय में आधारभूत सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ एक सुविधाजनक विधि मानी जाती है। अब बात आती है कि हम ग्राफ का उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जो सूचनाएं होती हैं उनको साफ सुथरे तरीके से, जो सूचना होती है उनको साफ सुथरा प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्राफ का। जैसे मान लेते हैं कि हम एक्स अक्ष पर ले रहे हैं समय और इधर ले रहे हैं, जैसे चाल मान लो, वेग मान लो, कुछ भी। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि 5 सेकेंड पर इसकी चाल जो है हम मान लेते हैं कि ये थी यहाँ पर। फिर 10 सेकंड पे देखें तो इसकी चाल ये थी, 15 सेकंड पे ये थी और 20 सेकंड पे ये थी। इसकी चाल इस प्रकार से बढ़ रही है, इस प्रकार से। तो देखिए कितना साफ तरीके से हमने इसके समय और चाल के अंदर जो एक संबंध था वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? प्रदर्शित कर दिया। तो कई बार जो सूचना होती है उनको साफ सुथरा प्रदर्शित करने के लिए हम ग्राफ का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके उदाहरण बताओ कि भाई हम ग्राफ का उपयोग क्यों करते हैं या फिर कहां पर करते हैं। तो देखिए, एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में, जो एक दिवस का मतलब होता है वनडे मैच, जो 50 ओवर का मैच जो होता है ना, उसको बोलते हैं एक दिवसीय मैच। तो इसके अंदर जो मैचेस होते हैं उसको हम ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा है, प्रत्येक ओवर में टीम के रन रेट को दर्शाने के लिए ऊर्ध्वाधर दंड आलेख। दंड आलेख क्या होते हैं? जैसे कोई ग्राफ होता है, यहां पे देख लीजिए। दंड आलेख क्या होते हैं? जैसे ये ग्राफ है तो इसके अंदर इस प्रकार से जो दर्शाया जाता है ना, ऐसे उभरी हुई लाइन, इनको बोलते हैं दंड आरेख। अब जैसे ये पहला ओवर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। इस ओवर के अंदर 25 रन मिले, यहाँ पे ये 25 है, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि 40 है, ये है 28 मान लो, ये 30 मान लो, ये इससे थोड़ा ज़्यादा है तो ये 32 मान लो, और ये इसके बराबर ही है तो इसको मान लो 33 मान लो। तो इस प्रकार से जैसे पहले ओवर के अंदर कितने रन मिले तो यहां से इसको ऐसे मैच करते हैं, तो कितने रन मिले? 25। दूसरे ओवर कहां तक जा रही है? यहां तक, तो दूसरे ओवर में मिले 40। तीसरे ओवर के अंदर कितने रन मिले? इसको यहां से मैच कर दो, 28। चौथे में इस प्रकार से यहां पर ये जो दंड आरेख है ये कितना सुविधाजनक हो गया ना कि कौन से ओवर के अंदर कितने रन बने। एक तो आप रिकॉर्ड को वैसे प्रदर्शित करो, एक टेबल बना लो। फिर जैसे कोई टेबल बनाया और यहां पर लिख दिए कि ओवर
और इसके अंदर रन, जैसे पहला ओवर उसके अंदर 28, 25 जो भी है, ऐसे इस प्रकार से तो टेबल बनाया, उसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस प्रकार से आरेख को देख लेते हो, किसी चित्र को देख लेते हो, क्योंकि चित्र को याद करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्राफ का। और अभी तो क्या है कि ये जो है ना, ये हम 5-7 ओवर की बात कर रहे हैं, 50 ओवर की जब बात करेंगे ना तो ये बहुत ही बड़ी टेबल बन जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मान लो अगले 5 ओवर के अंदर कितने बने, अगले 10 ओवर के लिए कितने बने, इस प्रकार से भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा पॉइंट था कि प्रत्येक ओवर में टीम के रन रेट को, यहाँ पे रन रेट की बात हो रही है कि एक ओवर के अंदर कितने रन बने, को दर्शाने के लिए ऊर्ध्वाधर दंड आलेख, जो हमने बता दिया दंड आलेख क्या होता है। फिर आपने गणित के विषय में पढ़ा है कि एक सरल रेखीय ग्राफ 2 चरों में रेखिक समीकरणों को हल करने में इसका मदद करती है। हम गणित में पढ़ते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु होते हैं, हम उसको मैच करते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे। तो हम दो चर की जो रेखिक समीकरण होती है x² + y², इस प्रकार से जो होती है ना, उसको हल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि गणित के अंदर जो सरल रेखीय ग्राफ 2 चरों वाले रेखिक समीकरणों को हल करने के लिए किया जाता है। इससे यहाँ पर x और y का मान निकाल सकते हैं। अब बात आती है भौतिक विज्ञान की, कि भौतिक विज्ञान के अंदर जो ग्राफ होता है उसका क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए, 2 वस्तुओं की गति की तुलना करने के लिए ग्राफ बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। 2 वस्तुएं हैं और दोनों क्या है, गतिशील है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये वस्तु एक के लिए, एक वाली वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है, यहां पे मान लीजिए टाइम, यहां पे मान लीजिए कि चाल या वेग, जो भी है, जो भी आप मानना चाहो वो। पहली जो वस्तु है उसका जो ग्राफ है वो ये वाला आता है। दूसरी वाली जो वस्तु है उसका ग्राफ इस प्रकार से आता है। ये वस्तु 1 है और ये वस्तु 2 है। तो हम ग्राफ से बता सकते हैं कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर ये दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या करती हैं। इस ग्राफ से हम ये भी बता सकते हैं कि 5 मिनट के बाद कौन सी जो वस्तु है वो ज़्यादा आगे होगी। मान लेते हैं 5 समय के बाद कोई वस्तु यहाँ पर पहुँच जाती है और ये यहाँ पर पहुँच जाती है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो तो होगी ये वाली, और इसकी जो वेलोसिटी है वो ये होगी ये, यानी कि इसका जो वेग या चाल जो है वो ये होगी और इसकी चाल ये है। तो इसका मतलब जो वस्तु 1 है वो ज़्यादा वेग पकड़ पाएगी 5 मिनट के बाद। इस प्रकार से हम ग्राफ के अंदर हर चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर है दूरी समय ग्राफ से। दूरी समय ग्राफ से समय के किसी भी बिंदु पर वस्तु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर एक बिंदु पर दूरी को लिया जाए, एक अक्ष पर हम यहां पर ले लेते हैं दूरी और यहां पर ले लेते हैं समय, और जैसे इस समय पर वस्तु की दूरी ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये है, ठीक है। अगर हम इनको यहां से ऐसे मिलाएंगे तो हम पर्टिकुलर जैसे मान लेते हैं कि इस समय पर, जहाँ पे इस समय पर इसकी स्थिति को अगर हमें जानना हो तो हम ये ग्राफ के माध्यम से जान सकते हैं कि इसकी स्थिति ये है, यानी कि ये इतनी दूरी तय कर चुकी होगी। यहाँ पर जो दूरी का मान होगा वो इतने समय के अंदर ये तय कर चुकी होगी, तो इसकी स्थिति ये होगी इतने समय बाद। तो इस चीज को भी हम ग्राफ के माध्यम से समझा सकते हैं। वेग समय ग्राफ की ढाल किसी वस्तु के त्वरण को दर्शाती है। वेग और समय, अगर एक तरफ वेग है और एक तरफ समय है, ठीक है। जैसे 1 सेकंड पर वस्तु का वेग ये है, यहां पर अगले मोमेंट पर ये है।
अगले मोमेंट पर ये है, तो इसका जो ढाल है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, और ये तो हो गई गति बढ़ रही है तब। ठीक है, अगर गति कम हो रही है, मान लेते हैं कि वस्तु पहले से ही स्पीड में थी, अब गति कम हो रही है, उसकी स्पीड ये थी, तो पहले वाले सेकंड में उसकी गति ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, इस प्रकार से वो जीरो की तरफ आ रही है। तो दूसरी स्थिति के अंदर उसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब इस लाइन का जो ढाल होता है या फिर इस लाइन का जो ढाल होता है उसको हम बोलते हैं त्वरण। जितना ज्यादा ढाल होगा त्वरण का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। और जैसे मान लेते हैं कि अगर इसका इस प्रकार से प्राप्त होता है, इसकी तुलना में इसका ढाल कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो त्वरण है वो क्या होगा, कम होगा। अगर इसका ढाल इस प्रकार से है, इसका ढाल क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर जो त्वरण का मान है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वेग और समय जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो वस्तु का जो ढाल होता है, जो ग्राफ का जो ढाल होता है वो उस वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग और समय जो ग्राफ होता है उसका जो ग्राफ का जो ढाल होता है उस ढाल को ही हम त्वरण बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखना। सरल रेखीय ग्राफ दो चर में रैखिक समीकरण को हल करने में मदद करता है। अगर रैखिक समीकरण दिया गया है फिजिक्स के अंदर हमारे को दो चरों वाली, तो उसको भी हम ग्राफ के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया है किस प्रकार से करते हैं। दूरी समय ग्राफ बताता है कि कब और कहां कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को पार कर देगी। ये हमने अभी बात कर ली ना कि दूरी और जो समय है, जैसे एक तरफ तो क्या है समय और एक तरफ क्या है दूरी। एक वस्तु का ग्राफ तो इस प्रकार से आता है और एक वस्तु का इस प्रकार से आता है। तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कौन से समय पर ये वस्तुएं एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। यहां पर इस बिंदु पर ये एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, पार कर जाएंगी। तो जो दूरी समय ग्राफ होता है उसके अंदर हम बता सकते हैं कि दो जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को पार कब और कहां करेंगी। यही अगला पॉइंट है कि किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ बताता है कि कब और कहां कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को पार करती है। फिर नेक्स्ट, किसी वस्तु के वेग का वर्णन करने के लिए एक भौतिक राशि है जैसा कि दूरी या वेग एक अन्य दूसरी राशि समय है। किसी भी वस्तु को जो गति का जो वर्णन होता है उसको करने के लिए हमें दो भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। एक तो दूरी या वेग, यहां पर तो आएगी क्या, दूरी या वेग, और इधर क्या आएगा, समय। तो किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए एक भौतिक राशि है जैसा कि दूरी या वेग एक अन्य दूसरी राशि है समय। तो अगर हमें किसी भी जो वस्तु है उसका गति का वर्णन करना है तो हमें या तो दूरी और समय होना चाहिए या वेग और समय होना चाहिए। इस प्रकार से हम उसका ग्राफीय प्रदर्शन कर सकते हैं। गति को प्रदर्शित करने के लिए दो शर्त होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं वो देखिए। किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी वस्तु है वो समय के साथ उसकी स्थिति किस प्रकार से चेंज होगी, इसका प्रदर्शन हम किसके माध्यम से करेंगे, दूरी समय ग्राफ से। इस तरफ तो आएगा दूरी y अक्ष पर तो, और x अक्ष पर आएगा समय। और यहां पर हम जो मान लिखेंगे उसके आधार पर उस वस्तु की स्थिति का पता चल जाएगा कि उसकी स्थिति परिवर्तित किस प्रकार से हो रही है। यही पॉइंट है, किसी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति किस प्रकार से चेंज हो रही है, उसको हम किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, दूरी समय ग्राफ के माध्यम से। दूसरा है, सरल रेखा में गतिमान किसी वस्तु के लिए समय के साथ वेग में बदलाव को वेग समय ग्राफ से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो वेग समय ग्राफ जो है वो
क्यों यूज करते हैं, किसके प्रदर्शन के लिए करते हैं। तो सरल रेखा के अंदर अगर कोई वस्तु गतिमान है तो किसी वस्तु के लिए समय के साथ उसका वेग किस प्रकार से चेंज होगा। यहां पर तो क्या होगा, समय, और यहां पर इस दिशा के अंदर क्या होगा, वेग। तो समय के साथ उसका वेग किस प्रकार से प्रदर्शित चेंज होगा, उसका प्रदर्शन हम इसके माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से, वेग समय ग्राफ के माध्यम से। जैसे 5 सेकंड पर उसका वेग ये था, यहां पर मान लेते हैं 25 किलोमीटर प्रति, फिर 10 सेकंड पर ये था, फिर ये था, कम हो गया, मान लेते हैं कम हो गया, इस प्रकार। तो ये जो ग्राफ जो प्रदर्शन है ये किसका है, वेग समय ग्राफ। और एक सरल रेखा के अंदर गतिमान होनी चाहिए वस्तु, और समय के साथ उसका वेग किस प्रकार से परिवर्तित होता है उसको ही हम प्रदर्शित करते हैं वेग समय ग्राफ के अंदर। फिर अब हम बात करेंगे दूरी समय ग्राफ, यानी कि इस अक्ष पर तो क्या होगी, दूरी, और इस अक्ष पर क्या होगी, समय। तो हम इसकी ही बात करेंगे। इस ग्राफ के अंदर क्या क्या कवर होगा वो देख लेते हैं। एक्स अक्ष के समय को एक्स अक्ष पर लिया जाता है, ये हमने ले लिया, और दूरी को वाई अक्ष पर हमने ले लिया। ठीक है, दूरी समय ग्राफ को बहुत से शर्तों के अंतर्गत नियोजित किया जा सकता है, जैसे वस्तुएं एक समान चाल से, असमान चाल से गति करती हैं, विराम अवस्था में रहती हैं, इत्यादि। इसको प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन सी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। एक तो जो वस्तु है वो एक समान चाल से चल रही है, या फिर असमान चाल से चल रही है, या फिर विराम अवस्था के अंदर रहती है। इन चीजों का भी हमारे को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम दूरी समय ग्राफ को अच्छे से कवर कर सकते हैं। एक समान का मतलब तो क्या होगा, एक निश्चित समय अंतराल के अंदर अगर कोई वस्तु एक निश्चित एक समान दूरी तय करती है, समझ लेते हैं, एक समान चाल और असमान चाल। तो देखिए यहां पे जैसे मान लेते हैं कि 5 सेकंड के अंदर कोई वस्तु 10 मीटर चल रही है, अगले 5 सेकंड के अंदर भी वो वस्तु 10 मीटर चल रही है, और अगले 5 सेकंड के अंदर भी वो 10 मीटर चल रही है। तो देखिए निश्चित समय अंतराल, यहाँ पे समय अंतराल हम फिक्स लेंगे कि 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, ठीक है। अगर उसके अंदर जो दूरी का जो मान है, उसके द्वारा जो तय की गई दूरी का मान समान है, तो इस प्रकार की चाल को हम क्या बोलेंगे, एक समान चाल। असमान चाल क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल, यहां पे 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, ये तो हम समान लेंगे, निश्चित समय अंतराल लेंगे। लेकिन यहां पे 10 मीटर, यहां पे 8 मीटर, यहां पे 15 मीटर, एक निश्चित समय अंतराल के अंदर अगर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग होती है, तो इस प्रकार की चाल को बोला जाता है असमान चाल। तो हम जब किसी वस्तु का दूरी और समय ग्राफ प्रदर्शित करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो वस्तु है वो एक समान चाल से चल रही है, असमान चाल से चल रही है, या विराम अवस्था में रहती है। अगर विराम अवस्था में रहेगी तो ये समय और ये दूरी, यहां पे समय यहां से शुरू होता है, तब वो जीरो दूरी तय की उसने, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो। क्यों? क्योंकि वो चल ही नहीं रही, इसलिए वो दूरी कैसे तय कर सकती है। तो इस स्थिति के अंदर वो क्या है, विराम अवस्था में है। और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से शुरू होती है तो यहां से शुरू होगी, इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, मुख्य अवधारणाएं क्या क्या है। वस्तु द्वारा तय दूरी उसके द्वारा लिए गए समय के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसके द्वारा जो
तय की गई जो दूरी होती है वो उसके द्वारा लिए गए समय के